नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी चुनाव की, लोकसभा चुनाव की। अब तो चुनावी सीजन शुरू हो गया। पहले चरण के मतदान, औपचारिक जो मतदान है वो खत्म हो गया है। 19 तारीख को 102 लोकसभा सीटों पर 17 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर आप जनता जनार्दन बटन दबाने वाली है, मोहर लगाने वाली है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि बंद हुआ प्रचार, अब होगा प्रचार डोर टू डोर। किन मुद्दों का है जोर? वोटर यानी कि आप जनता जनार्दन के मन की नहीं मिल पा रही है ठोर। और टीवी पत्रकारिता में है थोड़ी घटिया कविता करने का भी दौर, तो ये मैंने थोड़ी सी घटिया कविता आपके सामने की है, लेकिन इसके अंदर जो बात छिपी है उस पर गौर कीजिएगा। चुनाव अब शुरू हो गए बाकायदा, परसों वोट डाले जाएंगे। लेकिन बहुत सालों में, बहुत दशकों में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पहला चुनाव है? किसी मुद्दे का कोई जोर ही नहीं दिखाई दे रहा, कोई हवा, कोई लहर, वो उत्साह, वो जोश, वो जुनून। भाई, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला है, यह जश्न होता है। राजनीतिक हार जीत भी तय होती है, ताल ठोकी जाती है, ताल तो ठोकी जा रही है, लेकिन सड़कों पर, गली खड़ोंजों में, गांव में, देहात में, कस्बों में, शहरों में एक अजीब सी चुप्पी भी है। आज मैं अपने गांव गया था, बागपत जिले में मेरा गांव है। 2-4 जगह में रुका भी, सब जगह सन्नाटा, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। और बागपत तो ऐसा इलाका है, बढ़ चढ़कर लोग बिना मांगे भी राय देने को तैयार होते हैं, राजनीतिक विमर्श करने के लिए, दो हाथ करने के लिए, बल्कि मैं कहूं वो हमेशा तैयार रहते हैं। पर एक उदासीनता सी दिखाई दे रही है, एक थकान। अब ये किस पर भारी पड़ेगी? और अंदर खाने जब वोटर साइलेंट हो जाता है तो दरअसल किन मुद्दों पर वो अपना मन, अपना मानस बना रहा है, उनको समझ पाना, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ एनडीए है, बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड मशीन, अश्वमेध उनका जारी है, विजय रथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता अगुवाई कर रहा है। कहने को 10 साल का अपना रिकॉर्ड वो लगातार आपके सामने पेश भी कर रहे हैं। 400 की ताल ठोकी जा रही है। अब वो गणित कैसे बनेगा, ये बीजेपी के नेताओं ने किसी ने समझाया नहीं है। बाद में हो सकता है कहें ये तो कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य रखा था, अपने लिए नहीं। पर यह जरूरी इसलिए हो जाता है, अहम इसलिए हो जाता है कि विपक्ष वो नैरेटिव को पकड़ ही नहीं पा रहा। मुद्दे तश्तरी पर सजे हुए हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानी का मुद्दा है, युवाओं की परेशानियां हैं, एमएसएमई की कमर टूट गई है। पर जो होता है सड़क पर वो मुद्दों को उतार देना, वो नहीं हो पा रहा है। ज्यादा चर्चा भ्रष्टाचार की हो रही है। विपक्ष इसे अत्याचार कह रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हर भ्रष्टाचारी को जेल में डालूंगा। हमारे पास जो आएंगे उनको वॉशिंग मशीन में धो देगी बीजेपी, ये वो नहीं कहते। पर सवाल ये है, वोटर क्या अरमान, क्या उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लिए बैठा है, या एक टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, विकल्प कौन है भाई? यह भी है क्या एक हकीकत? 2019 में राष्ट्रवाद का हमने पुट देखा, हिंदुत्व भी उसमें घालमेल हो गया था, इसे मोदित्व भी कह सकते हैं, इसमें जन कल्याणकारी नीतियां जुड़ गई थी। लेकिन राष्ट्रवाद, पुलवामा, बालाकोट, उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। 2014 में कांग्रेस की निष्क्रियता, मनमोहन सिंह का मौन होना, या वो तस्वीर उन पर चस्पा होना, भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई की मार,
ये सब मुद्दे एक हेडी कॉकटेल बना रहे थे। इस बार मुद्दों का जोर नहीं दिख रहा, और इसमें एक और दिलचस्प बात हो रही है जो अखबारों ने अब कवर करना शुरू किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस बाबत ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं। वो है जातीय समीकरण, जातिगत समीकरण। भाई सोशल इंजीनियरिंग कर ली, ब्राह्मण बनिया वाली पार्टी बीजेपी, अब वो कमंडल के साथ मंडलीकरण भी पूरा हो गया। यह लगातार कहा जाता है जन कल्याणकारी नीतियों ने इसमें एक बड़ा पुट दिया। सवर्ण तो साथ थे ही ब्राह्मण बनिया के अलावा, अब सवर्णों में राजपूत, सबसे वफादार वोटर, एक इंटैक्ट वोट बैंक। लेकिन 22 मार्च को पुरुषोत्तम रुपाला ने कुछ ऐसा बयान दिया कि एक नाराजगी भी दिखने लगी है, और नाराजगी बढ़ती ही जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने हम पर राज किया, सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, रियासतें झुक गई, राजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी। राजाओं मतलब राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी उनके साथ की, लेकिन दलित समुदाय ने ना तो धर्म बदला, ना ही अंग्रेजों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए, और नाराजगी को हवा मिली। दो बार माफी भी मांगी, लेकिन यह आग बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश में भी आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, बटन दबाया जाएगा, और यहां पर नानोता गांव हो सहारनपुर का, कपसेड़ा, धोलाना, जेवर, सरधना, यहां पर ठाकुरों की लगातार एक के बाद एक महापंचायतें हो रही हैं। और वो 2018 में राजस्थान में एक नारा गूंजा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हो रहा है कि योगी तुझसे बैर नहीं और बीजेपी तेरी खैर नहीं। यह सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बीजेपी के ऐसा कहते पाए जा रहे हैं। बहिष्कार कर दिया है बाकी सब बीजेपी नेताओं का, सिर्फ कबूल हैं तो योगी आदित्यनाथ। अब इसके पीछे 2-3 वजह हैं, बड़ी दिलचस्प है। एक तो जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी ठाकुर को वोट नहीं दिया, एक मुरादाबाद में सर्वेश टिकट नहीं दिया, ठाकुर सर्वेश सिंह है, उनकी तबीयत भी खैर नासाज चल रही है, लेकिन दिया है। कि बाकी जगह नहीं दिया। वीके सिंह का, जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों काट दिया गाजियाबाद से? प्रदीप चौधरी को कैराना से खड़ा किया है, वो गुर्जर हैं, और उन्होंने कहा राजा मिहिर भोज वो तो गुज्जर हैं और उन्हें अपने सबसे बड़े प्रतीकों में राजपूत मानते हैं। इसकी भी नाराजगी, और इसमें त्यागी और गुज्जरों का पुट भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या यह चिंता का सबब है? ऐसी ही गूंज राजस्थान, जहां पर 12 सीटों पर परसों बटन दबाया जाएगा, वो भी दिख रहा है। और क्या योगी आदित्यनाथ का मामू बना दिया जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान वाला हाल ना कर दिया जाए, चुनाव के बाद उनको हटा ना दिया जाए? अब अभय दुबे मुस्कुरा रहे हैं। ये दरअसल जमीन पर ऐसी गूंज सुनने लगी है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब है क्या? इसमें मायावती का एंगल वो मैं एक पूरा शो करने वाला हूं। मायावती के सीट डिस्ट्रीब्यूशन ने भी खेल किसका बिगाड़ा है, हाथी किसका साथी। तो क्या मुद्दे गौण हो रहे हैं या मुद्दे हैं, हम मीडिया वाले गूंज नहीं सुन पा रहे हैं, या विपक्ष ढंग से नहीं उठा रहा है लेकिन जनता कुछ मन बना रही है, या ये सब बकवास की बातें हैं? एक तरफा चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वानगी मैंने दे दी है, पहले दौर का प्रचार खत्म, किसमें कितना है दम, और मुद्दे गौण, नाराज कौन, वोटर क्यों मौन। फिर कविता आ गई। चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे को मैंने नहीं बुलाया है।
वो ताल ठोकने की बात हो जाती है। आज थोड़ा संजीदा विश्लेषण करेंगे। देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ हैं। 400 आज स्टूडियो में ही हैं, तो स्टूडियो हमारा हरा भरा है, गुलजार हो रखा है। विजय त्रिवेदी हैं हमारे साथ, दबंग दिबांग, विनोद अग्निहोत्री और अभय दुबे, और साथ ही साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो विजय, ऐसा चुनाव, आपने इतने सालों से चुनाव कवर किए हैं, और तब जबकि एक खेमे की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व या नेता कर रहा हो, मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल ठीक आपने एनालिसिस किया है जिस तरह से आपने जिक्र किया। लेकिन संदीप भाई, होता क्या है कि जब आप सरकार के खिलाफ माहौल होता है, एक मोटे तौर पर बड़ा माहौल, इसका मतलब ये नहीं कि आज सरकार के सपोर्ट में सारा समर्थन हो रहा है, एक तरफा चुनाव है, मैं एक तरफा चुनाव नहीं देख रहा, लेकिन सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनता है। जैसे 2014 में बना था, तो आपको मुद्दे दिखाई देते। उस वक्त आपको ध्यान है, महंगाई पर बात हो रही थी, भ्रष्टाचार पर बात हो रही थी, अब की बार महंगाई पर मार, और ये सारे नारे लग रहे थे। लेकिन मुद्दे भले ही जो विपक्षी पार्टियां वो नहीं उठा रही हों, जनता के पास तो होते हैं। नहीं, 2004 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2014 जैसी नाराजगी कहीं नहीं थी। इंडिया शाइन कर रहा था, 6 महीने पहले चुनाव कराए थे। तो इसलिए वो कंफ्यूजिंग हुआ था। तो आज भी मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आज ये पूरा एक तरफा चुनाव हो रहा है, असमंजस है। लेकिन असमंजस, आप वोटर के मन में असमंजस नहीं होता। मैं हिंदुस्तान के वोटर को समझता हूं, वो असमंजस में नहीं होता, और उसका मौन जो है ना, उसकी आवाज जो है ना, ईवीएम में होती है, वोट में होती है। अब वो वोट को हम उसकी आवाज़ को नहीं पहचान होता है ना सर, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड तरीके से आपको समझना पड़ता है। तो क्या हम वोटर की जुबान को समझ पा रहे हैं? बोलना ही जुबान नहीं होता ना, उसकी रेस्पॉन्स, और उसकी रेस्पॉन्स, उसकी जुबान हमेशा वोटिंग मशीन में, बैलेट पेपर पर, ईवीएम में होती है। वो आपको जब होगी तो दिखाई देगी। इसलिए ये समझना कि वोटर मौन है, वो जोश और उत्साह नहीं दिख रहा, वो उसकी बड़ी वजह, माहौल नहीं, उसकी बड़ी वजह मुझे वही लगती है कि जब सरकार के खिलाफ एक बड़ा वोट बैंक खड़ा होता है, तो वो जोश ज्यादा दिखाई देता है। पर सरकार के समर्थन में भी तो लोग नारेबाजी करते हैं ना। 2019 में आप देखिए, सड़कों पर जाइए, मोदी मोदी मोदी, वो आज नहीं दिख रहा। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की चिंता है, 2 वजह से। एक तो ये जो माहौल आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। दूसरा, उनको लग रहा है कि कहीं ये जो 400 पार का नारा, वो हमारे वोटर को, खासतौर से हमारे काडर को इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना कर दे कि वो भी सोचे कि ठीक है, ये नैया तो पार हो ही जाएगी। तो वो भी आज की तारीख में उसको चिंता कर रही है। और पार्टी की जो हाईकमान है, आप ही ने बल्कि इसका जिक्र किया था, अमित शाह ने कहा था वो तो वोटरों, अपने कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट सेट किया था बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। हमेशा वो इस बात का जिक्र करते हैं। अभी भी 2 दिन पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें भी इस बात का जिक्र किया गया। और जो नाराजगी का, जैसे आपने शुरुआत की ठाकरों की नाराजगी, मैं बता रहा हूँ कि पुरुषोत्तम रूपाला साहब की गुजरात में राजपूत नेताओं के साथ और राजपूत के जो बड़े लोग हैं उनके साथ बड़ी बैठक हुई है। और एक और काम किया गया कि वहाँ जो राजकोट सीट है, वहाँ पर एक डमी कैंडिडेट भी पार्टी ने नॉमिनेशन करवा दिया है कि यदि बात नहीं सुलझी तो जब नॉमिनेशन के विड्रॉल की बात आ गई तो देखा जा सकता है कि क्या होता है। लेकिन अभी कोशिश की जा रही है कि राजपूतों को मना लिया जाए, और वो बहुत बड़े स्तर पर ये गंभीर कोशिश हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो मानते नहीं दिख रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। आपने इतने सालों तक भारतीय राजनीति तो कवर ही की, खास आपकी निगाहें हमेशा उत्तर प्रदेश पर भी टिकी रही। विनोद, नहीं, ये बात सही है कि जिस तरह से राजपूत इस समय नाराज दिखाई पड़ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो निश्चित रूप से एक अपने आप में, और राजस्थान के भी जुड़ रहे हैं। राजस्थान के भी बहुत से राजपूत बड़ी तादाद में इन महापंचायतों में शरीक हो रहे हैं। देखिए, गुजरात, राजस्थान, और खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश से भी राजपूत नेता आ रहे हैं जो नजदीकी बेल्ट है। तो अब कहीं ना कहीं राजपूतों में एक अघोषित सा संदेश है, जो आपने एक नारा बताया ना कि योगी तुझसे बैर नहीं हो, बीजेपी तेरी खैर नहीं, तो वो एक अघोषित उनके अंदर संदेश है कि भाई जो है इस वक्त योगी जी, क्योंकि ये जो आपने अपने संबोधन में बात कही थी ना कि कहीं वो मामू न कर दें, यानी शिवराज जी वाली दशा न हो जाए, तो ये एक असुरक्षा का बोध राजपूतों के अंदर कहीं ना कहीं घर घर गया है। और वीके सिंह को क्यों नहीं दी गई? वीके सिंह को नहीं दी गई, और सिर्फ सर्वेश सिंह को मुरादाबाद में दी गई। उस पूरी पट्टी में कहीं कोई राजपूत नहीं है। हाँ। तो ये राजपूतों के अंदर एक वो है संतोष। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा संदीप, और ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी उनकी उम्मीदवारी पर अभी मोहर नहीं लगी है। अजय मिश्रा टेनी को तो दे दी, अजय मिश्रा को दे दी, और ब्रजभूषण पर अभी तक
अब जो सीटें बची हुई हैं उसमें एक कैसरगंज है जो ब्रजभूषण की सीट है और दूसरी रायबरेली है। तो आप कुल मिलाकर, और धनंजय सिंह चाहे वो माफिया है, वो दुर्दांत अपराधी है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जेल में है, पर वहां पर भी टिकट का जो खेल हुआ, धनंजय सिंह को का टिकट का खेल हुआ और दूसरा जिससे धनंजय सिंह को जेल हुई अदालत के आदेश से, और उसके बाद अब उनकी पत्नी मैदान में आ गई बीएसपी के टिकट से कृपाशंकर सिंह के खिलाफ काफी दिक्कत में महसूस कर रहे हैं। कृपाशंकर सिंह के लिए दिक्कत तो बढ़ गई है, क्योंकि एक तो जौनपुर से उनका, वो जौनपुर के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन वो वैसे ही है जैसे मैं अपने गांव से जाकर चुनाव लड़ूं कि 40 साल से मैं दिल्ली में हूं, अब मैं जाके कहूं कि मैं तो यहाँ का हूं, तो वो स्थिति उनकी। एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए मुद्दे हैं और मुद्दे विपक्ष उठा भी रहा है, और अगर विपक्ष उठा भी ना रहा होता मुद्दे, तो आज जनता, जब आप कहीं बात करिए तो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करने लगे हैं, लोग महंगाई की बात करते हैं, लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच मुद्दे पहुंचे हैं। हाँ, मेरे साथ पर अब वो वोटों में तब्दील होंगे, उसके लिए क्या विपक्ष उतना जोर लगा रहा है, या विपक्ष ये मुद्दा विहीन ही नहीं, विपक्ष विहीन चुनाव भी हो रहा है क्या? नहीं, ना तो विपक्ष विहीन है ना मुद्दा विहीन है। मुझे नहीं लगता कि मुद्दा विहीन है या विपक्ष विहीन है। हम लोग जो है, चूंकि हम जब देखते हैं चीज़ों को, हम लोगों की आदत है उन चुनावों को देखने की जिसमें बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, और जब जाएं, अभी तो चुनाव मीडिया और सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, और आप अगर देखिए उसको फॉलो करिए सोशल मीडिया को और मीडिया को, तो आपको मीडिया भी तो दो जगह बटा हुआ है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक डिजिटल मीडिया है, और दोनों की विचारधारा और वहां का ऑडियंस बिल्कुल अलग है, दोनों एक्सट्रीम है, दोनों एक्सट्रीम है, लेकिन उसी से आप कुछ निकाल सकते हैं। उससे आप एक, जैसे मैथमेटिक्स में मीन निकाला जाता था ना, तो दोनों को देख के आप एक मीडियन मोड निकाल सकते हैं। तो उसमें आपको मुद्दे और उसकी गूंज सुनाई पड़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं है मुद्दे, या आप खुद भी अगर जाके लोगों से बात करें तो लोग मुद्दों की चर्चा करते हैं। पर ये जातिगत समीकरण क्या कुछ बिगड़ेंगे? संजय, आप क्योंकि इस मामले के एक्सपर्ट हैं, ये राजपूतों की नाराजगी साथ में पुट आ रहा है कि भाई त्यागी भी नाराज हो गए हैं, कुछ गुज्जर टूट रहे हैं, जो एक रेनबो कोएलिशन, मंडलीकरण, आपके जुड़ने से पहले सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी की बात कर रहा था, उसमें कहीं पेंच आ गया है क्या, खास उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? देखिए संदीप, इस तरह की चर्चाएं मैं अक्सर चुनाव के पहले सुनता हूं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, आप यूपी की बात करें, राजस्थान की भी ऐसे ही कुछ चर्चा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले वाली राजनीति मैं नहीं समझने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे लगता है इसमें काफी मिस्टेक्स होने की गुंजाइश होती है, और हम एक ऐसा धारणा बना लेते हैं कि सारे राजपूत वोटर बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं। ये राजस्थान में भी ऐसा ही है, और मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 चुनाव में देखा, और इस बार भी मुझे ऐसे ही नैरेटिव दे रहे हैं लोग कि राजस्थान में 8 सीटों पर 10 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। नाराजगी होती है, टिकट जब बंटवारे होते हैं उस वक्त थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, बट फाइनली बड़ी संख्या में लोग पार्टी को वोट करते हैं, और ये सारी चीजें धीरे 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 दरकिनार हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसका एग्रीगेशन नहीं होता है कि अब वो बिल्कुल बीजेपी जो है या किसी पार्टी के खिलाफ किसी खास समुदाय की नाराजगी हो रही है तो पार्टी बिल्कुल मुश्किल में आ जाएगी। और लोकसभा के चुनाव में तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं इसमें देखिए राजनीतिक बहुत सारे पेंच भी, और राजनीतिक खेल, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कि जी योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे क्या मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, या वीके सिंह को टिकट क्यों नहीं दिया गया? देखिए, मैं सर्वेक्षण करता हूं और उसके आधार पर विश्लेषण करता हूं। सर्वेक्षण में कोई ऐसी विधि नहीं है जो ये बता पाए कि वीके सिंह को क्यों नहीं दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वीके सिंह अकेले नहीं है जिन्हें टिकट नहीं दिया गया। दिल्ली के तो 7 में से 6 लोगों को की टिकट काट ली गई, तो वो भी सवाल पूछा जा सकता है कि उनको क्यों टिकट काट दिया गया। कई दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ जो लगता है कि हाँ भाई अच्छे खासे नेता, लेकिन उनकी टिकट कट जाती है। तो अब तो मंत्री पद में भी देखा गया, अचानक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और कई ऐसे नेता जो बड़े अच्छे मंत्री एक तरह से गिने जाते हैं, लेकिन अचानक उनका सफाया हो जाता है। तो बहुत बड़े अर्थ निकालने की मैं कोशिश नहीं करता। तो आप इसे मतलब ओवर रीड नहीं कर रहे हैं, ये फेयर पॉइंट है आपका। पर क्या ये नाराजगी दरअसल और मुद्दों का प्रकटीकरण भी है क्या,
कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानी का मुद्दा भी जो गौण हुए। भाई बीजेपी की जबरदस्त जीत उत्तर प्रदेश में भी देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अभी ताजे चुनाव का भी मैं जिक्र करूं कि भाई यहां पर किसान आंदोलन की गूंज दिखाई देगी, वो कोई गूंज दिखाई नहीं दी। तो जो संजय कह रहे हैं ये छोटी मोटी नाराजगी है, या ये दरअसल प्रकटीकरण और समस्याओं को लेकर उनकी तंगी उनसे आहत होकर भी दिखाई जा रही है? देखिए, मैं मोटे तौर पे संजय जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने अभी 2 सर्वेक्षण अपने चैनल पे दिखाए, एक सी वोटर वाला और एक जो संजय जी ने लोकनीति का किया, वो दोनों में महंगाई और बेरोजगारी लोगों के दिमाग में मुद्दे के तौर पे मौजूद हैं और उनका अच्छा खासा प्रतिशत है। किसी और दूसरे मुद्दे के मुकाबले वो बहुत आगे हैं, कई गुना आगे हैं। हाँ, दूसरी 27 और 23। तीसरी एक और तथ्य की तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा। वो आपके यहीं सर्वे में आया कि जब लोगों से ये पूछा गया कि आपकी समस्याएं कौन हल कर सकता है, तो 32% लोगों ने कहा कि भाजपा हल कर सकती है, 17-18% लोगों ने कहा कि कांग्रेस हल कर सकती है और 43% लोगों ने कहा कि हमारी समस्याएं कोई नहीं हल कर सकता। ये भी आपने 2 दिन पहले सर्वे किया था, उसमें ये आया था। ये एक मैंने यशवंत देशमुख को अलग से बुला के इसके लिए बधाई भी दी कि ये आंकड़ा, आपने इस तरह सवाल पूछा उससे निकल के आया आंकड़ा है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आंकड़ा बताता है कि पिछले 10 साल से एक सरकार चल रही है, उसको 43% लोग ये मानते हैं कि हमारा ना विपक्ष की कोई पार्टी हल करने की क्षमता रखती है, हमारी ना ही जो 10 साल से सरकार चला रहे हैं वो हल कर सकते हैं। तो अनमनापन इसलिए है लोगों में। मुद्दा विहीन, विपक्ष विहीन के साथ साथ क्या यहां पर कि समाधान विहीन भी कुछ समस्याएं हैं क्या? देखिए, लोगों में बाकायदा खासी निराशा है इस प्रणाली से, नेताओं से, पार्टियों से और सरकार या सरकारों से। उसका दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। सबसे ज्यादा वोट डालने के लिए उत्साहित कौन होता है? जो पहली बार का वोटर है। हाँ। जो 18 साल का हो गया है, उससे चाहिए कि फुर्ती से जाके अपने वोट को रजिस्टर कराए। लेकिन तथ्य हमारे सामने है, पूरे देश में ऐसे वोटर केवल 38% उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है। पूरे देश में जो 100 में से फर्स्ट टाइम वोटर्स केवल 38%, सिर्फ 38 ने अपना 38% अपना पहचान पत्र बनवाया। हाँ, औसत में किसी जगह ज्यादा है, किसी जगह 18 को है, लेकिन पूरे देश में इसका मतलब है लोग अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं। नौजवान खासतौर से फंसा हुआ है और उसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों उत्साहपूर्वक लाइन में लगे, अपना वोटर आई कार्ड बनवाएं और वोट डालने के लिए जाएं, वहां की लाइन में लगे, क्योंकि हमारा काम तो कोई करता ही नहीं है। एडवांटेज है, किसके लिए फायदे में है? पहली बात, एनडीए के लिए कि इंडिया के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए ये बहुत नुकसानदेह, हानिकारक है। और अनमनेपन में क्या होता है, चूंकि विपक्ष इस चुनाव के अंदर कोई हवा नहीं भर पा रहा है, कोई उत्साह नहीं फूंक पा रहा है, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उस एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा नहीं दे पा रहा। अब संजय जी का सर्वेक्षण कहता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार इस सरकार को फिर से चुनवाने के लिए जो अंतर है, चुनवाने के समर्थक और चुनवाने के विरोधियों में, वो केवल 5% रह गया है। पिछली बार ये अंतर 8% था, यानी 2019 में ये अंतर 8% था, अब केवल 5% कह रहे हैं। तो सुहास पलसीकर जैसे विद्वान राजनीति शास्त्री ये कहते हैं कि ये 5% का अंतर जो है बहुत ही प्रिकेरियस है। बीजेपी इज प्लेस्ड प्रिकेरियसली बिकॉज ऑफ दिस वेरी नैरो क्वेश्चन ऑफ 5%। तो अब ये इस तरह की बातें हैं, तो विपक्ष जो है ना, इसका फायदा उठाकर इस चुनाव को पंप नहीं कर पा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का लाभ विपक्ष नहीं उठा पा रहा है, इसकी वजह से और भी ज्यादा अनमनापन है। पर इसका एक और पहलू है दिबांग, क्या ये विपक्ष की उदासीनता है, लैक ऑफ कोहिजन है? ये हमने सवाल उठाया था, भाई कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, न्याय पत्र, और समाजवादी पार्टी ने अलग किया, तेजस्वी ने अलग किया, न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्यों नहीं घोषित करते? आज भी ये सवाल पूछा गया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ थे, पर उन्होंने कोई गोलमोल ही जवाब दिया, क्लियर कट जवाब नहीं दिया। ये विपक्ष की तरफ से भी उदासीनता है, या ये दरअसल एक रणनीति है कि भाई लोकल रखिए चुनाव को, प्रधानमंत्री मोदी पर जितना अटैक करोगे वो और उतने ताकतवर होकर निकलते हैं? जी हाँ संदीप, इस पर हमारी बात हो चुकी है 3 दिन पहले, और बात यही हुई थी, अभय जी ध्यान दीजिए इस पर, कि भाई क्या ऐसा नहीं हो रहा कि विपक्ष सामने आ ही नहीं रहा है? अब विपक्ष जब सामने नहीं आ रहा है तो एक ही आदमी बार बार बोल रहा है, सत्ता पक्ष में ही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और फिर आप क्या कह रहे हैं? आप बात कर रहे हैं तो फिर कि भाई इन्होंने मछली खाई, उन्होंने मीट बनाया।
अब ये तो उसका मुद्दे भी नहीं हो मुद्दा बना सकते। दिया है, माँ माटी मानुष के साथ साथ माछ को भी अब जोड़ दिया है। इसीलिए क्योंकि विपक्ष जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। भाई कुछ बोले राहुल गांधी, कुछ गलत बात बोले तो उसको लेके उड़े विपक्ष, कोई और दूसरा सत्ता नेता पक्ष बोले उड़े, हाँ। तो जी उनका सत्ता पक्ष उड़े। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं सामने आ रहा जिसको लेकर उन लोग उड़े उसको बड़ा बनाए। छौंक तो लगाने वाला मुद्दा नहीं मिल रहा। हाँ, तो आप चुनाव में तो आप मछली में जो छौंक लगी आप उसको उछाल रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक अगर ये रणनीति है विपक्ष की तो ये बहुत रोचक किस्म की रणनीति है और इस चुनाव को एकदम अलग चुनाव बनाती है जिसमें विपक्ष लोकल मुद्दों पर अड़ा हुआ है। नहीं, ठहर कर संभल कर घबराहट में डर के चलते विपक्ष खेल रहा है क्या? भाई 26 तारीख को वायनाड में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको संदर्भ में भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में पुट करते हैं। अमेठी रायबरेली के बारे में पत्ते खोलने को तैयार नहीं है अभी कांग्रेस। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 26 को वायनाड पूरा हो जाएगा, वहां पर वो दे डोंट वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट, कोई भी मुद्दा नहीं देना चाहते वहां पर वाम खेमे को, और 27 को देखिएगा कि राहुल गांधी अमेठी से पर्चा दाखिल कर देंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस में मतलब ये डर में कर रहे हैं या ये कोई देयर इज अ पैटर्न इन द मैडनेस, इफ आई मे से सो। इसको आप बहुत स्ट्रिक्टली देखना चाहें, ये आप कह सकते हैं कि ये डर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डर है, ये राजनीतिक समझ है। और अगर इतनी समझ कांग्रेस में आ गई है तो बड़ी बात है कि उनको ये समझ है कि भाई यहां से आप टिकट घोषित कर देंगे। आजकल तो कुछ नैरेटिव ऐसा हो गया है पिछले कुछ सालों में, भाई कांग्रेस, हमें ये नहीं भूलना चाहिए 55-60 साल देश पर राज किया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चे हैं, नादान है, मासूम है राजनीति के खेल में। आजकल ऐसा हो गया है कि बस राजनीति बीजेपी को करनी आती है और तो सब बच्चे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में इन्होंने इतना बचपना किया है कि यही समझ में आता है कि ये 55 साल के बच्चे ही हैं अभी। ये वो उस दायरे से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए पुरुषोत्तम रुपाला वाली जो बात है, आप अक्सर यही होता है कि आप एक समुदाय के साथ बैठे हुए हैं, वाल्मीकि समुदाय के साथ बैठे हुए हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो आप उनको बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा दिखाते हैं। हाँ। अक्सर ये होता है और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं, लगातार माफी भी मांग रहे हैं। जो मुझे पता चल रहा है कि अगर उन्होंने नामांकन नहीं किया होता, उनको समझा दिया जाता तो वो बैठ भी जाते। उन्होंने नामांकन कर दिया है, हालांकि कवरिंग उम्मीदवार भी है, लेकिन अगर नामांकन कर दिया तो उन्हें वापसी का कम चांसेस है। उसका असर छाया जो आप बात कर रहे हैं आज, वो राजस्थान में दिखाई देगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वहां पर सैनी, त्यागी ये भी बहुत जुड़ गए तरीके से नाराज हैं इन सबसे, वो भी उससे जुड़ गए हैं। ये एक और एक मुद्दा दे दिया है। ये कहना है कि ये छोटे मोटे मन मुटाव तो चलते रहते हैं, पर ये अभी ये छोटा मोटा नहीं, वो प्रखर बुलंद आवाज में अभी भी बातें बोल रहे हैं। भाई 36 घंटे बाद तो मतदान है। मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी बातें हैं। हाँ। ये बातें जुड़ते जुड़ते बड़ी हो जाती हैं। आप ये अगर इस तरह से देखें कि उनका जो वोट प्रतिशत है और जिस तरह का प्रतिनिधित्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी राजस्थान में भी, आप हमेशा देखिए कि राजपूतों का प्रतिनिधित्व उनके वोट प्रतिशत से कहीं ज्यादा होता है। तो अगर वो लोग नाराज हैं और उनकी वजह भी हैं, तो ये एक बड़ा मामला है, ये बहुत छोटा मोटा मामला नहीं है। ये एक स्थानीय मामला है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तरह के स्थानीय मामले असर करते हैं। 2018 में अगर बीजेपी हारी थी राजस्थान में तो क्षत्रियों को बड़ा हाथ था उसमें। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो गया है और ये चल रहा है, ये हो सकता है पकड़ में उतना ना आता हो और लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज को भी बहुत हवा मिलती है। बिल्कुल, आप ये देखिए ना, वो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे दो राजपूत योगी कबूल हैं, बाकी नहीं। अरे उसके अलावा संगीत सोम हमारा नेता था, वो हार गया। राणा जी हमारे नेता थे, वो हार गए। सुरेश राणा। तो सुरेश राणा। तो हमारे नेताओं को लगातार हारते जा रहे हैं। और देखिए एक बदलाव वहां पर है कि राजपूत जिस डोमिनेटिंग पोजीशन में थे वहां पर अब गुर्जर आ रहे हैं, जाट आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक लंबा एक बदलाव वहां पर उनको दिखाई दे रहा है। उसमें उनके आप वीके सिंह को हटा दीजिए, उनके जो उम्मीद थी उससे कम दे दीजिए। मैं देख रहा हूं कि 7 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हैं यहां पर जहां एक भी एमएलए नहीं है राजपूतों का। तो उनको ये लगता है कि हमारे साथ बड़ी गड़बड़ हो रही है और ये जो गड़बड़ का जो भाव है ये फिर दिखाई देता है इसमें है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का अंदर तक आप नजर बनाए रखते हैं, आरएलडी का आना ऐसे लग रहा था बम बम हो गया, ये तो बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगी। आरएलडी का आना, आरएलडी के लिए तो दोनों सीटें मजबूत हो गई, लेकिन बीजेपी के लिए नुकसान का सबब हो गया क्या? वो नलके से जो एक दुश्मनी थी
कुछ समुदायों की, और उसमें राजपूत भी थे, वो अब और कुलाचे मारने लगी है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कुछ संदीप जानते हैं कि जो जाट डोमिनेशन है उसका मुकाबला जो है गुर्जर और राजपूतों के डोमिनेशन से होता रहा है हमेशा, जहाँ जहाँ। और जाहिर है जब कांग्रेस प्रभावशाली थी तो चौधरी चरण सिंह के लोकदल के खिलाफ हमेशा आप उनके उम्मीदवार देखिए गुर्जर, त्यागी और राजपूत होते थे। तो वो हमेशा वो कहते भी थे मैं 36 बिरादरियों का नेता हूं। हाँ, नहीं, मैं कांग्रेस की उम्मीदवार बता रहा अच्छा, हूँ। जैसे रामचंद्र विगल चौधरी चरण सिंह के खिलाफ होते थे, उधर यशपाल चौधरी यशपाल सिंह होते थे सहारनपुर में, यहाँ वेदराम नागर और लखीराम नागर ये गुर्जर होते थे, ऐसे राजपूत नेता होते थे और त्यागी होते थे। लेकिन बीजेपी ने उसमें एक समीकरण बनाया और उन्होंने जाट वर्सेस अदर्स करके पहले तो अपना मजबूत किया गढ़, और उसके बाद जाटों को भी तोड़ा काफी हद तक। आरएलडी जो है चूंकि किसानों की और जाटों की पार्टी मानी जाती है, उसके साथ आने से एक दिक्कत ये आ रही है इन जातियों को एक तालमेल बिठाने में। जो भी दिग्वांग कर रहे थे कि राजपूतों के एमएलए ही नहीं बचे अब, सुरेश राणा और संगीत सोम जैसे जो है वो आउट हो गए। दूसरी बात ये है कि आज मेरी बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश के काफ़ी प्रमुख नेता हैं, वो बड़े उत्साहित थे, बोले ठाकुर अगर चले भी गए तो हमारा तो चूंकि आरएलडी आ गया है तो जाट हमारा कंसोलिडेट हो गया, जो पिछले चुनाव में नहीं था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शायद ये उनकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ ठाकुर जुड़े हैं, खिलाफ हुए हैं, और जाटों का एक वर्ग भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह जाट कंसोलिडेटेड है। आप याद कीजिए चौधरी अजीत सिंह मात्र 6 या 7 हजार वोट से चुनाव हारे थे, से उसमें 4200 पोस्टों और इन्हीं संजीव बालियान से हारे थे। संजीव तो भले जयंत चौधरी भूल गए हो वो चीज, लेकिन जो कोर वोटर है अजीत सिंह का, वो शायद इस बात को उस तरह नहीं भूल पाया होगा। तो कुल मिलाकर के सब कुछ अभी यहाँ पर ठीक नहीं और है। इसमें एक और पेंच, वो हाथी मेरा साथी, किसका होगा साथी। और इस बार जो बीएसपी पर बहुत से ये लांछन लगते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, पर अगर अब उन इलाकों में जहां पर बीएसपी ठाकुर का नेम दे दिए, वहां ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो ज्यादा परेशानी बीजेपी के लिए कर रहे हैं बजाय कि इंडिया गठबंधन, और राजपूत कैंडिडेट दिए हैं, जिसे इस पर हम तफसील से तो कुंडीर को दिया गाजियाबाद में। टिप्पणी चाहूंगा। अगर निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र चर्चा की जाए तो ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब मैं मोटे तौर पे एक बात कहता हूं, पिछली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चारों तरफ चर्चा थी कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। खुद मुझसे न जाने कितने भाजपा में काम करने वाले निजी संबंधों वाले मेरे दोस्तों ने ये कहा कि हम इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे हैं। लेकिन बाद में सारे ब्राह्मणों ने, अधिकतम ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था किसको वोट दें। आज राजपूत नाराज हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या राजपूतों के पास विकल्प के तौर पे कोई दूसरी पार्टी है जिसका उभार हो रहा हो, ताकि या उसने बहुत बड़े पैमाने पर राजपूतों को टिकट दिया हो, उनके इस असंतोष को स्पर्श किया हो? ऐसी कोई पार्टी है? मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रही। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह जैसा कोई नेता होता है। इसलिए चूंकि संजय जी ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र बहुत विशाल होता है, किसी एक इलाके में नाराजगी होती है, वहां कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसे दूसरे इलाके में के जरिए उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। पहली बात तो ये, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका असर नहीं होगा। कुछ एक निर्वाचन क्षेत्रों में मान लो जहां बहुत, ऐसे मुझे पता चला है कि 60,000 ठाकुरों की एक सभा हुई, उन्होंने लोटे में जल लेकर कस्में खाई कि हम किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इस तरह की चुनाव के ठीक पहले इस तरह की शपथ खाना, ये अपने आप में पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ब्राह्मणों की ऐसी कोई सभा नहीं हुई, ब्राह्मणों की ऐसी कोई सभा नहीं हुई थी, लेकिन इस प्रकार का संगठित विरोध का आचरण जो है ना, वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसके बावजूद दूसरी जगह से रिकवरी उसकी हो सकती है। संजय, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं तो मुस्कुरा इसी के लिए रहा हूं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है वो समझने के लिए। वो मैंने समझा कि लोटे में जल लेके कसम खाई। अब जल लोटे में कब तक रहेगा देखना ये है। कहीं लोटा गिर तो नहीं गया हाथ से, जल निकल तो नहीं गया, ये सब देखना होगा चुनाव के दिन तक। हाँ, ये भी देखना होगा। पर इस आपको जोड़ना चाहें, फिर मैं थोड़ा सा खाका और इसका व्यापक करता हूँ। जी नहीं, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा जो संजय जी ने कह दिया कि कसम लेना। देखिए, इसको दो तरीके से समझना चाहिए। एक, समाज को इकट्ठा करके कोई नाराजगी जाहिर करना, वो लोकल लीडरशिप का भी काम होता है कि वो अपनी दुकान चमकाने के लिए वो इस तरह की पंचायत और ये सब करते हैं। जो अभय जी ने जिक्र किया कि भाई राजपूतों के पास कोई ऑप्शन है या कोई भी ऐसे समाज के पास जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं और वोट दे सकता है, अभी नहीं लग रहा। टीना फैक्टर मतलब आप टीना फैक्टर मतलब बीजेपी के नाराजगी भी है, मुद्दे भी हैं, क्या टीना फैक्टर ऑपरेट कर रहा है? टीना फैक्टर है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ। दूसरी बात, आपने वीके सिंह का बार बार जिक्र किया। यदि पूरी लिस्ट देखें, आप खुद दिखा रहे हैं, 12 कैंडिडेट हैं ठाकुर उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं, 5% वोट है। आपने
करीब करीब 10% से 15% से नहीं, ज्यादा नहीं, टिकट नौ लिए। हैं ठाकुर, पहले 14 थे, पर मैं तो कोई अभी इतना बड़ा हाँ। फर्क नहीं। और 106 सांसदों के टिकट कटे, बीजेपी ने 106 सांसद के टिकट काटे, केवल वीके सिंह का ही टिकट नहीं कटा है। हाँ। तो वो सारी बातें होती है, और ये नाराजगी को मैं समझता हूं कि जो सेंट्रल लीडरशिप हो या पार्टी हाईकमान है, उस पर अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए भी, दिखाने के लिए भी काम में आती है। इसको केवल टिकट के तौर पर लेने की दृष्टि से सहारनपुर में जहां इमरान मसूद लड़ रहे हैं, उन्होंने राजपूतों को जोड़ने की कोशिश की है। राजपूतों के साथ वो एक अलायंस बना रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि राजपूत देखिए किस तरह से बता रहे हैं। दानिश अली है, समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने भी कोशिश की राजपूतों को, कांग्रेस के, उन्होंने भी राजपूतों को जोड़ने की कोशिश की है। मेरठ में इसी तरह से बीएसपी के त्यागी उम्मीदवार हैं, उन्होंने राजपूतों को जोड़ने की कोशिश की। तो राजपूतों ने एक तरीके से मन बनाया है मतलब बदल कि हम सकते उनको, हाँ, हम उनको वोट देंगे जो हमें जीतता हुआ दिखाई दे। और इसमें बीएसपी का आपने जिक्र कर दिया, मैंने सवाल अब ऐसे पूछा था, बीएसपी एक प्रजापति को मुजफ्फरनगर से खड़ा कर देती है, बीजेपी के लिए दिक्कत। गाजियाबाद से राजपूत को खड़ा किया भाई। हाँ, राजपूत को, सहारनपुर से मुसलमान खड़ा करती है, तो इंडिया के लिए दिक्कत है। तो ये हाथी किसका साथी होगा, ये भी एक पुट है। इस पे अलग से पूरा कार्यक्रम करेंगे, पर एक क्विक कमेंट में जरूर चाहूंगा, क्योंकि समीकरणों की अब बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सवाल ये है कि क्या राजपूतों के पास ऑप्शन है, तो राजपूतों ये डिसाइड करेंगे कि किसको। अब इसमें क्या होता है, जैसे मुसलमानों से हम बहुत बार पूछते हैं, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में मैंने कई बार पूछा कि आप कैसे तय करते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी जीत रही है या बीएसपी जीत रही है, तो बोले जी खबर आ जाती है इस बारे में। तो देखिए, बहुत सारे कभी दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं। करम सिंह हैं रोहतक से, वो कह रहे हैं राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। राजस्थान से बहुत हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास उत्तर प्रदेश से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, तो इसमें क्या होता है, तो मुसलमान वोटर्स क्या कहते हैं कि हमें खबर आ जाती है, तो क्या कभी गलत भी होता है? हाँ साहब, गलत भी हो जाता है। हमने वोट ये दिया कह रहे हैं BSP सभी को, वर्गों सपा के जीत गई। यूज एंड थ्रो की थियरी बीजेपी को ले डूबेगी। ये जयेश गडकरी हैं, ये गुजरात वासी हैं। बिल्कुल। अब ये बात तो हम लोग बार बार कह रहे हैं यूज एंड थ्रो वाली, पर ये जब आप इस स्टेज पर आते हैं, जब ये कहते हैं कि जो जीत रहा होगा हम लोग उसको वोट देंगे, उसमें कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। चलिए, लेकिन जहां आप वोट देते थे वहां से आप जरूर हटते हैं। पर मुद्दे क्या असल में गौण हो गए हैं? हमने ये चर्चा तो की है, लेकिन आपका आकलन क्या है संजय? मुद्दों का तो पुट होता ही है ना चुनाव में, बाकी जातिगत समीकरण चलते हैं, किसी का करिश्मा चलता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुद्दे गौण हो गए हैं, लेकिन अगर आप देखें दोनों खेमों के मुद्दे अलग अलग हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें या बीजेपी की ही बात करें, वो अलग चीजों को मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे, आज मैं सोनीपत से आ रहा था अभी, और पूरे जगहों पर मैंने देखा तमाम चंद्रयान की चर्चा, सारे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं कि चंद्रयान की सफलता हो गई, बुलेट ट्रेन की सफलता हो गई, और भी कई चीजें थे, मैं तो भूल गया। पूरे जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, बड़ी वाली होर्डिंग, और कहीं पे बिजली, पानी, सड़क और बेरोजगारी की चर्चा नहीं है। तो बड़े मुद्दों की चर्चा हो रही है, जैसे कहते हैं बड़े हथियार लेके बीजेपी आई है। पर आपका सर्वे तो कह रहा था 27% बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, 23% महंगाई को। वो वोटर समझता है उस हिसाब से। मैं वही कहता हूं कि जब आप सवाल पूछते हैं, ओपन एंडेड सवाल है कि भाई आपको कौन सा मुद्दा है जो लगता है इन चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कह देता है बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि उसके दिमाग पे वही है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, मेन्यू नहीं है आपके सामने, और वो आपको पूछता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। अचानक आपको लगता है अच्छा जी पनीर ला दो, लेकिन जब वेटर आता है तो थाली में पनीर तो है कटोरी में, लेकिन वो 5 चीजें और लेके आता है। उसमें आपके मनपसंद की चीजें हो सकती हैं। अब नवरात्रा चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कबाब का उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं, दीजिए ना। रखा है और वेजिटेरियन नहीं है। यहाँ पर मेरे हम शो छोड़ में देते हैं। खान पान पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, जिसको जो पसंद खाइए भाई। तो जैसे ही हमारे थाली में नई चीजें परोसी जाती हैं, तो फिर पनीर फीका लगने लगता है यार ये कबाब तो बढ़िया है, क्यों ना कबाब खा लिया जाए। तो ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं। और मछली वो तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा था मैं पनीर खाऊंगा, लेकिन जैसे ही मेरे सामने कबाब और तमाम चीजें आई, तो मैंने पनीर को किनारे रख दिया। ऐसा ही हो रहा है, जनता के नजरिए से मुद्दे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको अच्छी चीजें उनके हिसाब से, ऐसी चीजें, अट्रैक्टिव चीजें परोस रहे हैं, वो उसको पिक कर रहे हैं। तो अब आप चारों से, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन, 1 मिनट से भी कम का समय है। हेडलाइन अभी
जब प्रचार पहले चरण का थम गया है, हेडलाइन क्या बन रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की? विजय, हेडलाइन है विपक्ष विहीन कंपैरेटिवली ये चुनाव है, और इसलिए मोदी सरकार की जो हैट्रिक है वो बनने की संभावना मुझे दिखती है। अबे बहुत मुश्किल है ये कहना, जो जो सवाल आपने पूछा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि विपक्ष 2019 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर संघर्ष कर रहा है। विनोद, ये पूरा चुनाव मोदी बनाम मुद्दे का है। विपक्ष अपने मुद्दे लेके जा रहा है, जो CSDS का सर्वे भी बता रहा था, मुद्दे लोगों तक पहुंच रहे हैं, और भाजपा के पास मोदी जी हैं, और वो मोदी जी चंद्रयान की बात करेंगे, मोदी जी जो है बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, अपनी बड़ी तमाम सारी योजनाएं तो मोदी बताएंगे। बनाम मुद्दा, ये हेडलाइन है। दिव्यांग, देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी काफी आगे, लेकिन विपक्ष के लिए उम्मीद बरकरार। उम्मीद बरकरार है, तो मुद्दों की दरकार भी है, उन्हें और बढ़ाने की जरूरत है विपक्ष की तरफ से, या कहीं ना कहीं एक टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, वो भी विकल्पहीनता, क्या वो भी काम कर रही है मुद्दा विहीन और विपक्ष विहीन इस तथाकथित चुनाव में? तो